दोस्तों, आजकल कुछ राजनीतिक दलों द्वारा चुनावी वादों के दौरान पूर्ववर्ती पेंशन योजना को बहाल करने का वादा किया जाता है, जिसमें छत्तीसगढ़, राजस्थान, पंजाब ने सफलतापूर्वक फिर से ओपीएस को अपना लिया है। और अभी हाल ही में पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार ने आते ही ओपीएस को फिर से अपना लिया है, जैसा कि उन्होंने अपने चुनावी वादों में ओपीएस को शामिल किया था। और भी कुछ राज्य हैं जो इसी लाइन में हैं, जैसे झारखंड। तो साथियों, ऐसा क्या है पूर्ववर्ती पेंशन योजना में, या कहें तो ओल्ड पेंशन स्कीम में, जो एनपीएस या नेशनल पेंशन स्कीम में नहीं है। ओपीएस को दिसंबर 2003 में बंद करके 1 अप्रैल 2004 से एनपीएस को लागू किया गया था। एनपीएस इस पेंशन की शुरुआत भारत सरकार द्वारा पेंशन क्षेत्र में सुधार के लिए की गई थी। इसका उद्देश्य भी भारत के सभी नागरिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करवाना है। फिर साथियों, ऐसा क्या नहीं है इस न्यू पेंशन स्कीम में जिसके कारण हम वापस ओपीएस की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि 2003 में ओपीएस को बंद करके 1 अप्रैल 2004 से एनपीएस को अपना लिया गया था। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है ओपीएस और एनपीएस पर आधारित। हम जानेंगे दोनों के फायदे और नुकसान के बारे में, जिससे आप खुद डिसीजन लेने में सक्षम हो कि कौन सी योजना कितनी सही है। तो बने रहे वीडियो के अंत तक। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है यूट्यूब के इस चैनल पर, जिसका नाम है ग्रो नॉलेज, जहां हम कर सकें अपने नॉलेज को पहले से बेहतर। दोस्तों, दोनों पेंशन योजनाओं का उद्देश्य है पेंशन धारक रिटायरमेंट एज के बाद वृद्धावस्था में एक अच्छी लाइफ बिताए। तो फिर इन दोनों पेंशन योजनाओं में क्या अंतर है, जिससे एनपीएस और ओपीएस के बीच एक जंग सी छिड़ती हुई नजर आ रही है। तो दोस्तों, हम पहले 2 कॉलम बना लेते हैं, एक साइड ओपीएस का और एक साइड एनपीएस का। अब हम एक एक करके इनके हर एक पहलू को जानते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं ओपीएस क्या है। दोस्तों, इसमें रिटायरमेंट के टाइम जो हमारी सैलरी होती है उसका 50% यानी आधी रकम का मासिक पेंशन के रूप में भुगतान किया जाता है। जैसे मान लेते हैं हमारी रिटायरमेंट के टाइम हमारी लास्ट सैलरी 50,000 रुपये है, तो हमें हर महीने पेंशन के रूप में 25,000 रुपये मिलते रहेंगे। जबकि दूसरी साइड एनपीएस में कर्मचारी जिस गवर्नमेंट के अंदर काम कर रहा है, इन दोनों का कंट्रीब्यूशन होता है। यह कंट्रीब्यूशन जब से जॉब लगती है तब से शुरू होकर रिटायरमेंट की डेट तक जारी रहता है। अब बात करते हैं कंट्रीब्यूशन कितना होता है। तो ओपीएस में कोई कंट्रीब्यूशन होता ही नहीं है, जबकि एनपीएस में मंथली कंट्रीब्यूशन होता है। वह होता है 10% अपनी सैलरी का, जिसमें बेसिक प्लस डीए होता है, और इतना ही कंट्रीब्यूशन रहता है गवर्नमेंट का। लेकिन 2019 से सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन 14% कर दिया गया है। मान लेते हैं आपकी सैलरी बेसिक और डीए मिलाकर 1 लाख रुपए है, इसका 10% यानी 10,000 रुपये आपका कंट्रीब्यूशन होगा, और इतना ही कंट्रीब्यूशन करेगी गवर्नमेंट, यानी 10 और 10 मिलाकर हो गई 20,000 रुपये आपके एनपीएस अकाउंट में जाएंगे। और एनपीएस के थ्रू यह पैसा इन्वेस्ट होता है स्टॉक मार्केट में। यह आपकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग से लेकर डेट ऑफ रिटायरमेंट तक जारी रहता है। इस प्रकार ओपीएस में पेंशन का भुगतान सिर्फ सरकार द्वारा किया जाता है, जबकि एनपीएस में सरकार के साथ साथ कर्मचारी का भी योगदान रहता है। अब अगर हम बात करें इन दोनों पेंशन योजनाओं के लिए कौन एलिजिबल होता है, तो ओपीएस ओनली गवर्नमेंट कर्मचारियों के लिए ही बनी है, जबकि एनपीएस में गवर्नमेंट कर्मचारी के साथ साथ प्राइवेट सेक्टर को भी कवर किया गया है। और अगर कोई अपनी इच्छा से एनपीएस लेना चाहता है तो वह भारत का कोई भी नागरिक जो 18 से 65 के बीच है, वह एनपीएस का हिस्सा बन सकता है। तो एक प्रकार से एनपीएस 18 से 65 के बीच के सभी भारतीय नागरिकों के लिए बनी हुई पेंशन योजना है। अब हम जानते हैं रिटायरमेंट के बाद कौन सी योजना में कितना पैसा मिलेगा। तो दोस्तों, ओपीएस में आजीवन लास्ट सैलरी का 50% पेमेंट हर महीने मिलता रहेगा, जो कि रेगुलर और निश्चित है। और साथ में वर्ष में 2 बार महंगाई भत्ते में जो भी संशोधन है उसका लाभ भी मिलेगा। इसके अलावा ओपीएस के तहत सामान्य भविष्य निधि का भी प्रावधान है, जिसमें सभी कर्मचारियों का एक निश्चित प्रतिशत जीपीएफ में जाता है, जो रिटायरमेंट के टाइम कर्मचारी को निर्धारित दर के साथ भुगतान कर दिया जाता है। और वहीं एनपीएस में रिटायरमेंट के बाद जो कर्मचारी और गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन करके जो कॉर्पस बना है, उस कॉर्पस का 60% आप उसी टाइम निकलवा सकते हैं, और बाकी बचे हुए 40% का आपको एन्युटी प्लान लेना होता है। एन्युटी प्लान का मतलब होता है एक ऐसा इन्वेस्टमेंट जो चुनी हुई अवधि के लिए आपको निर्धारित दर पर मासिक, तिमाही या वार्षिक पेंशन का भुगतान करता है।
अब अगर हम बात करें हमारे एनपीएस के कॉर्पस की, तो एनपीएस में जो कंट्रीब्यूशन होता है उसका रिटर्न मार्केट बेस्ड होता है। हमारा कंट्रीब्यूशन का पैसा इक्विटी और डेब्ट मार्केट में जाता है। जो उम्र बढ़ने के साथ साथ इक्विटी का पोर्शन कम होता जाता है और डेब्ट का पोर्शन बढ़ता जाता है। दोस्तों अब देखते हैं टैक्स को लेकर क्या कुछ रूल रेगुलेशन है। तो दोस्तों ओपीएस में टैक्स का कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि इसमें ना टैक्स रिबेट होता है और ना कोई पेंशन पर होने वाली इनकम का टैक्स देना होता है। जबकि एनपीएस में कर्मचारी जो कंट्रीब्यूशन करता है उसका 1,50,000 तक का टैक्स डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C में ले सकता है। इसके अलावा अगर कर्मचारी अपनी मर्जी से कुछ और कंट्रीब्यूशन करते हैं तो एडिशनल 50,000 तक का टैक्स डिडक्शन अंडर सेक्शन 80CCD सब क्लोज 1B के अंदर शो कर सकते हैं। और अब रह गया गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन, वह अंडर सेक्शन 80CCD सब क्लोज 2 के अंतर्गत टैक्स डिडक्शन में शो होता है। अब दोस्तों रिटायरमेंट के बाद मिलने वाली पेंशन पर टैक्स से रिलेटेड छूट की बात करें तो ओपीएस में मिलने वाली पेंशन पर कोई टैक्स नहीं देना होता है। जबकि एनपीएस में रिटायरमेंट के टाइम टोटल फंड का 60% अमाउंट निकलवाने पर कोई टैक्स देना नहीं होता है, जबकि रिमेनिंग 40% अमाउंट पर इनकम टैक्स लगेगा जो हमारी टैक्स स्लैब के अकॉर्डिंग होगा। ये तो था दोनों पेंशन योजनाओं में टैक्स को लेकर। अब बात करें रिटायरमेंट के टाइम ग्रेच्युटी की, तो ओपीएस में 20 लाख रुपए तक की ग्रेच्युटी मिलती है, जबकि एनपीएस में ऐसा कोई रूल नहीं है। अब अगर कोई कर्मचारी की सेवा के दौरान मृत्यु हो जाती है तो ओल्ड पेंशन स्कीम में फैमिली को पेंशन मिलने का प्रावधान है, लेकिन एनपीएस में फैमिली को पेंशन तो मिलती है, लेकिन अब तक जो कंट्रीब्यूशन होकर पैसा जमा हुआ है वह सरकार जब ओपीएस में रिटायरमेंट के समय पेंशन प्राप्ति के लिए जीपीएफ से कोई निवेश नहीं करना होता। वहीं दूसरी तरफ एनपीएस में 60% फंड एक साथ निकलवाने के बाद रिमेनिंग 40% पैसा इन्वेस्ट करना होता है, जो हमें बाद में पेंशन के रूप में मिलता रहता है। ओपीएस में 40% पेंशन कम्यूटेशन का प्रावधान है, लेकिन एनपीएस में यह प्रावधान नहीं है। दोस्तों पेंशन कम्यूटेशन का मतलब होता है रिटायरमेंट के दौरान एक कर्मचारी को जितनी बेसिक पेंशन मिलेगी उसका वह 40% कम्यूट करवा सकता है। सरल भाषा में बोला जाए तो कर्मचारी अपनी 7 सालों की पेंशन का 40% हिस्सा सरकार से एडवांस में ले सकता है। तो दोस्तों ये सब डिफरेंसेस थे ओपीएस और एनपीएस में, और मैंने हर एक जानकारी को डिटेल में साझा करने की कोशिश की है जिससे आप ओपीएस और एनपीएस के मुद्दे को गहराई से समझ सकें। दोस्तों अब हम बात करते हैं कि एनपीएस के साथ क्या क्या समस्याएं आ रही है जिससे एनपीएस को नापसंद किया जा रहा है। तो दोस्तों एनपीएस में कर्मचारियों को महंगाई भत्ते के साथ साथ मूल वेतन का 10% जमा करवाने की आवश्यकता होती है। इसके अलावा जनरल प्रोविडेंट फंड का कोई लाभ नहीं मिलता और इस योजना में पेंशन की राशि तय नहीं है। इस योजना के साथ प्रमुख मुद्दा यह है कि यह मार्केट से लिंक होने के कारण मार्केट रिटर्न आधारित है। सरल शब्दों में बोला जाए तो इस योजना में पेंशन के भुगतान को लेकर अनिश्चितता है, क्योंकि यह फिक्स नहीं है हर महीने कितनी पेंशन मिलेगी। अब आप बोलोगे कि सरकार एनपीएस लेकर ही क्यों आई, ओपीएस थी ना तो ओपीएस को चलने देती, ओपीएस के साथ क्या दिक्कत आ रही। तो अब जान लेते हैं ओपीएस में सरकार को क्या समस्या आ रही थी। तो नंबर 1 दोस्तों, सरकार के पास कोई प्लान ही नहीं है पेंशन को लेकर। दिन प्रतिदिन कर्मचारियों की संख्या बढ़ती जा रही है, तो पेंशन का वहन करना सरकारों के लिए मुश्किल होता जा रहा है, क्योंकि पेंशन के लिए स्पेशल कोई फंड है नहीं। लेकिन हर साल बजट में फंड की घोषणा भी होती है, लेकिन फ्यूचर को लेकर सरकार के पास कोई स्थायी या क्लियर प्लान ही नहीं है कि भविष्य में हम पेंशन कैसे पे करेंगे। नंबर 2 पेंशन के भुगतान में वृद्धि होना, क्योंकि सभी कर्मचारियों की सैलरी भी बढ़ रही है और इसके साथ साथ बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध होने से पेंशनर की आयु में भी वृद्धि हो रही है। तो गवर्नमेंट को आगे आने वाले समय में पेंशन का भुगतान भी ज्यादा करना होगा। इसको लेकर आप इस आंकड़े को देखिए, 1990-91 में केंद्र सरकार का पेंशन बिल 3,272 करोड़ था, जो 2020-21 तक केंद्र का पेंशन बिल 58 गुना बढ़कर 1,90,886 करोड़ हो गया है। और वहीं अगर हम राज्य सरकारों की बात करें तो सेम टाइम में 3131 करोड़ का 125 गुना बढ़कर 3,86,001 करोड़ हो गया है। इससे केंद्र और राज्य सरकार दोनों पर पेंशन का भारी बोझ पड़ा है। तो ये सब था ओपीएस और एनपीएस के बारे में। और लास्ट में आप सभी से एक छोटी सी गुजारिश है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो से रिलेटेड कोई सुझाव हैं तो वह भी अवश्य शेयर करें, और वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।